1949 की सर्दियां थीं और दिल्ली में ना संविधान सभा की बैठक चल रही थी। माहौल उस वक्त काफी गर्म था। बिल्कुल, वो तो होना ही था, इतनी बड़ी बहस जो चल रही थी। हाँ, और उसी बहस के दौरान कुछ आलोचकों ने ना एक बहुत ही तीखा तंज कसा। हम्म। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो नया नवेला संविधान है, ये तो बस कतरों का एक थैला है। मतलब एक कॉपी पेस्ट जॉब। बिल्कुल। आरोप यही था कि हमने बस दुनिया भर के संविधानों से पन्ने फाड़े, उन्हें एक साथ स्टैपल किया और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज। तो क्या सच में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो नींव है वो सिर्फ उधारी के विचारों पर रखी गई थी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही है कि हमारे सामने मौजूद इन सोर्स नोट्स का हम थोड़ा पोस्टमार्टम करें और ये समझें कि ये पूरी कवायद एक अंधी नकल थी या फिर एक बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया कस्टमाइज्ड मास्टरपीस। बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि ये आरोप आज भी ना अक्सर चर्चाओं में सुनाई दे ही जाता है। लेकिन अगर हम इन नोट्स की गहराई में जाएं तो पहली ही लाइन इस उधार के थैले वाले मिथक को ना बहुत ही सलीके से तोड़ देती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रावधान दूसरे देशों से प्रेरित जरूर हैं, लेकिन उन्हें भारत की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संशोधित करके ही शामिल किया गया है। परिस्थिति और आवश्यकता। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि इस पूरी डिजाइन का जो सबसे बड़ा हिस्सा था ना, वो किसी विदेशी जमीन से नहीं आया था। तो फिर कहाँ से आया? वो आया था हमारे अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड से। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक मिनट रुकिए, 1935 का ये अधिनियम तो खुद ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था ना? हाँ, बिल्कुल बनाया था। तो क्या हमने आज़ादी मिलने के बाद भी उसी औपनिवेशिक ढांचे को, मतलब उसी कॉलोनियल सिस्टम को अपनी बुनियाद बनाए रखा? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है मुझे। ये विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत ही व्यावहारिक कारण था। देखिए, जब आप 200 साल तक किसी एक व्यवस्था के तहत रहते हैं ना, तो आपकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी, आपके अफसर, आपके कोर्ट उसी सिस्टम से काम करना सीख चुके होते हैं। ये तो है, आदत बन जाती है। बिल्कुल। तो आज़ादी के अगले ही दिन कोई बिल्कुल ही नया या अनजाना सिस्टम ले आना ना देश को पूरी तरह से अराजकता में ढकेल सकता था। मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाता। हाँ, प्रशासन को एक निरंतरता चाहिए होती है। आप उस घर को पूरी तरह नहीं जलाते जिसमें आप रह रहे हो, आप उसे रीमॉडल करते हैं। 1935 के अधिनियम ने हमें वही बुनियादी ढांचा दिया जिससे हम पहले से परिचित थे। ओहो, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को ना पूरी तरह से डिलीट करने के बजाय उसके जो सबसे काम के फीचर्स हैं उन्हें एक नए और बेहतर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। तो चूंकि हम ऐतिहासिक निरंतरता की बात कर ही रहे हैं, तो जाहिर है कि सरकार चलाने का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमने ब्रिटेन से ही लिया। हाँ। मेरे पास जो नोट्स हैं इसमें ब्रिटेन वाले हिस्से में कई भारी भरकम शब्द हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री का पद। लेकिन एक चीज जिसमें मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही उसे कुल वोटों का सिर्फ 30% ही क्यों ना मिला हो। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसी प्रणाली ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं होती, जहां हर पार्टी को उसके वोट शेयर के हिसाब से सीटें मिलती हैं। बिल्कुल। तो हमने ये ब्रिटिश सिस्टम ही क्यों चुना? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहीं पर वो परिस्थिति और आवश्यकता वाली बात साबित होती है। आप ना 1940 के दशक के भारत के बारे में सोचिए। उस वक्त हालात काफी अलग थे। बहुत अलग थे। देश भीषण गरीबी, निरक्षरता और अनगिनत सामाजिक और धार्मिक विभाजनों से जूझ रहा था। अगर उस वक्त हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाते ना, तो शायद ही किसी एक पार्टी को कभी स्पष्ट बहुमत मिलता। अच्छा, मतलब संसद दर्जनों छोटी छोटी पार्टियों में बढ़ जाती। बिल्कुल। और सरकारें हर दूसरे दिन गिरती। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भले ही गणित के हिसाब से परफेक्ट ना लगे, लेकिन ये एक खंडित समाज में ना एक स्थिर सरकार देने का काम करता है।
और नए नवेले आज़ाद भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्थिरता की ही थी। अरे वाह, क्या कमाल का नजरिया है। मतलब हमने सिर्फ मशीनरी नहीं उठाई, हमने ये भी देखा कि हमारे उन उबड़-खाबड़ रास्तों पर कौन सी मशीनरी टिक पाएगी। बिल्कुल सही। और ब्रिटेन से ही हमने एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप भी ली है, जबकि अमेरिका जैसे बड़े देश में तो दोहरी नागरिकता होती है। हाँ, अमेरिका में आप राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी। राइट, आप टेक्सास के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी। और भारत भी कोई छोटा देश तो है नहीं। ये एक उपमहाद्वीप जितना बड़ा है, जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। लेकिन आज़ादी के समय ना देश रियासतों में बटा हुआ था और बंटवारे का घाव बहुत ताज़ा था। तो डर था कि देश फिर से टूट ना जाए। एकदम। संविधान निर्माताओं को यही डर था कि अगर राज्यों की अलग नागरिकता दे दी गई तो अलगाववाद बढ़ सकता है। एकल नागरिकता ने एक गोंद की तरह थी, जिसका सीधा सा संदेश था कि आप चाहे मद्रास में रहते हो या पंजाब में, आपकी पहचान सबसे पहले और आखिर में सिर्फ एक भारतीय की है। क्या बात है। और इसी ब्रिटिश ढांचे को जवाबदेह बनाने के लिए कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी लिया गया। हाँ, जो टैक्स पेयर के पैसे का पहरेदार है। बिल्कुल। लेकिन ब्रिटेन के पूरे सिस्टम में ना एक बहुत बड़ी खामी भी है। वहां की जो संसद है वो सर्वोच्च है, वो जो चाहे कानून बना सकती है। तो हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था तो ले ली, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतवर सरकारें आसानी से तानाशाह बन सकती हैं। ये खतरा तो हमेशा रहता है। तो फिर नागरिकों को इस सर्वशक्तिमान मशीनरी से बचाने के लिए क्या चेक एंड बैलेंस रखे गए? ठीक यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं ने ना ब्रिटेन से अपनी नजरें हटाईं और अमेरिका की तरफ देखा। अच्छा, अमेरिका की तरफ। हाँ, ब्रिटेन ने हमें एक ताकतवर सरकार का इंजन दिया, तो अमेरिका ने हमें उस इंजन को काबू में रखने वाली ब्रेक दिए। ओहो, मतलब जो अधिकारों का बिल है उससे प्रेरित हमारे मूल अधिकार। बिल्कुल। अमेरिका से हमने सीखा कि संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है। हमने अपनी संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया, बल्कि असंविधान को सबसे ऊपर रखा। और अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को कुचलता हो, तो उसे रोकने के लिए हमने अमेरिका से ही स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का हथियार लिया। राइट। मतलब जब भी हम खबर पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के किसी फैसले को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया, तो हम असल में अमेरिका से लिए गए इस जुडिशियल रिव्यू को लाइव एक्शन में देख रहे होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन मेरे सामने रखे इन नोट्स में ना एक जगह हाथ से लिखा हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास दिख रहा है मुझे। वो क्या है? देखिए, ब्रिटेन वाले सेक्शन में छपा है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। और अमेरिका वाले हिस्से में ना हाथ से जोड़ा गया है विधि का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब पहली नजर में तो ये दोनों एक ही बात लगते हैं ना, कि सब कानून के सामने बराबर हैं। तो इतनी बारीकी में जाने की, शब्दों की इस बाल की खाल निकालने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये संविधान के सबसे गहरे और संवेदनशील दार्शनिक पहलुओं में से एक है। अच्छा। हाँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ब्रिटेन का जो विधि के समक्ष समता है ना, वो एक नकारात्मक अवधारणा है, मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नकारात्मक कैसे? इसका मतलब है कि कानून अंधा है, वो किसी का रुतबा, पद या हैसियत नहीं देखता। अमीर हो या गरीब, सबके लिए सजा बराबर है। यानी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा किसी को। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। अब आप अमेरिका के विधि का समान संरक्षण को देखिए। ये एक सकारात्मक अवधारणा है, मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ओके। इसका मानना है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब सोचिए, अगर 100 मीटर की रेस हो रही है, एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और दूसरा व्हीलचेयर पर है। अगर आप विधि के समक्ष समता लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि दोनों के लिए नियम बराबर है, बंदूक चलेगी और दोनों दौड़ेंगे। तो क्या ये सच्चा न्याय है? अरे बिल्कुल नहीं। व्हीलचेयर वाले एथलीट को तो एक अलग तरह के सपोर्ट या अलग ट्रैक की जरूरत होगी। एकदम सही।
सच्ची समानता लाने के लिए ना कभी-कभी आपको कमजोर वर्ग को एक्स्ट्रा सपोर्ट या समान संरक्षण देना पड़ता है। आज जो हम रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन देखते हैं उसकी वैचारिक जड़ें इसी अमरीकी सिद्धांत में ही है। बाप रे, ये तो वाकई मास्टर स्ट्रोक था। मतलब हमने सिर्फ अधिकार ही नहीं लिए, बल्कि न्याय की जो पूरी परिभाषा है ना, उसको ही अपने हिसाब से ट्यून कर दिया। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने सिर्फ एक नियम को रटा नहीं, दोनों को उठाया, उन्हें आपस में गूंथा और हमारे अनुच्छेद 14 में शामिल कर दिया। तो अब हमारे पास एक मजबूत सरकार है ब्रिटेन से, और नागरिकों के पक्के अधिकार हैं अमेरिका से। लेकिन एक सरकार सिर्फ पुलिस या चौकीदार का काम तो नहीं करती ना। नहीं। उसे एक विजन चाहिए होता है, एक दिशा चाहिए कि आखिर देश को ले कहाँ जाना है। और इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली पता है? आयरलैंड के संविधान से। अच्छा। जहाँ से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी लिए। अच्छा। अमेरिकी संविधान मूल रूप से अधिकारों की बात करता है, लेकिन वो सरकार को ये नहीं बताता कि एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। आयरलैंड ने हमें ये विजन दिया। लेकिन नोट्स में एक बात जो मुझे खटक रही है, वो ये कि ये नीति निदेशक तत्व ना कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिसेबल हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो अगर सरकार ने कहा है कि वो सबको रोजगार देगी या समान वेतन देगी, और वो ऐसा नहीं करती, तो मैं उससे लेकर कोर्ट तो जा नहीं सकता। तो क्या ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हो गए? जब इनकी कोई कानूनी अहमियत ही नहीं है, तो इन्हें जोड़ने का क्या तुक था? इस बात को समझने के लिए ना हमें फिर से 1947 के भारत में चलना होगा। अच्छा। उस वक्त देश का खजाना पूरी तरह से खाली था, संसाधनों की भारी कमी थी। अगर संविधान निर्माता रोजगार के अधिकार या मुफ्त स्वास्थ्य को मूल अधिकार बना देते, जिसके लिए कोई भी कोर्ट जा सकता था, तो क्या होता? तब तो आजादी के अगले ही दिन लाखों लोग कोर्ट में खड़े होते। बिल्कुल। और सरकार के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता, पूरी की पूरी व्यवस्था बैठ जाती। ओह अच्छा। तो संसाधनों की कमी की वजह से इन्हें डायरेक्टिव्स या दिशा निर्देश बना दिया गया। एकदम सही। इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया, लेकिन इन्हें देश के शासन में मूलभूत घोषित किया गया। ये सरकार के लिए ना एक नैतिक कंपास है। अब कोर्ट भले ही न जा सकें, लेकिन हर 5 साल में जब वोटिंग होती है ना, तो जनता इन्हीं नीति निदेशक तत्वों के आधार पर सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। और एक दिलचस्प बात और बताऊं, आयरलैंड से ही हमने राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य से जुड़े 12 सदस्यों के मनोनयन का तरीका भी लिया, ताकि राजनीति से बाहर के विशेषज्ञों की आवाज भी संसद तक पहुंच सके। राइट। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे पास इंजन आ गया, ब्रेक आ गए, और दिशा भी तय हो गई। लेकिन अब ना एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। वो क्या? देखिए, भारत एक विशाल, जटिल और विविधता से भरा देश है। इतने बड़े देश को आप एक ही जगह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते। चाहिए। शक्तियों का बंटवारा कैसे हो? मतलब राज्य अपनी गाड़ी भी चलाएं, लेकिन देश टुकड़ों में भी ना बटे। इस नाजुक संतुलन के लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म को अपनाया, लेकिन इसमें भी ना उन्होंने बहुत सावधानी बरती। उन्होंने अमेरिका की बजाय कनाडा के मॉडल को चुना। कनाडा का मॉडल? नोट्स में इसके आगे लिखा है, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अगर मैं इसे थोड़ा विजुअलाइज करूं, तो ये ना एक शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम की तरह लगता है मुझे। अच्छा, वो कैसे? मतलब राज्यों को अपनी गाड़ी चलाने की आजादी है, उनका अपना सस्पेंशन है जो स्थानीय गड्ढों को संभालता है। लेकिन अगर सड़क बहुत खराब हो जाए या गाड़ी के पलटने का खतरा हो, तो केंद्र सरकार का एक मास्टर कंट्रोल एक्टिव हो जाता है, ताकि पूरा देश सुरक्षित रहे। अरे वाह! अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अमेरिका में राज्य बहुत ताकतवर है, वे एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए थे। लेकिन भारत ना कोई एग्रीमेंट था। बंटवारे का दर्द था। हाँ, उस दर्दनाक दौर में जब रियासतें अलग होने की धमकी दे रही थीं, तब संविधान निर्माताओं को साफ दिख रहा था कि अगर राज्यों को बहुत ज्यादा पावर दी गई ना, तो देश टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने कनाडा की तरह एक मजबूत केंद्र रखा, और जो विषय न केंद्र की सूची में थे न राज्य की, वो अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को ही दे दी। लेकिन अगर केंद्र इतना हावी रहेगा, तो राज्य तो बस एक ब्रांच ऑफिस बनकर रह जाएंगे ना।
वो दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे फिर? और इसी कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का विचार लिया। अच्छा। ये एक ऐसा कॉमन प्लेग्राउंड है जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, मजदूर संघ या वन। ये टकराव को कम करता है और सहयोग बढ़ाता है। तो अगर कभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर भारी डेडलॉक हो जाए तो उसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, ताकि बातचीत से मसला सुलझ सके। चलिए, ये सब तो सामान्य दिनों की बातें हो गई, लेकिन अगर स्थिति सामान्य ना हो तो नोट्स में एक नाम है जो सच कहूं तो थोड़ा डरावना लगता है मुझे। कौन सा नाम? जर्मनी का वाइमार संविधान, और उसके ठीक आगे लिखा है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। हमने 1930 के दशक के जर्मनी से, जिसका इतिहास तानाशाही के लिए जाना जाता है, ये खतरनाक लगने वाला प्रावधान क्यों लिया? ये तो सारी आजादी को एक झटके में छीनने का टूल लगता है। ये डरावना जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की क्रूर हकीकत को समझना होगा। देखिए, जब देश के अस्तित्व पर ही संकट आ जाए ना, मान लीजिए कोई भारी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह छिड़ जाए, तब प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। मतलब जब घर में आग लगी हो तो आप अपने कमरे में शांति से संगीत सुनने के मूल अधिकार पर बहस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको आग बुझानी पड़ेगी। एकदम सही, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ वो बात याद रखने वाली है जो हाथ से जोड़ी गई है। ये हर छोटी मोटी बात पर नहीं लग सकता। ये केवल गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही लागू होता है। तो ये एक तरह का एक्सट्रीम सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल। संविधान निर्माता ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो नागरिकों के अधिकारों का क्या मतलब रह जाएगा। ये तो एक कड़वा लेकिन जरूरी घूंट था। चलिए, अब हमारा ढांचा पूरी तरह खड़ा हो गया है और संकट से निपटने को भी तैयार है। लेकिन समय बदलता है, समाज बदलता है। 1950 का भारत 2026 के भारत से बहुत अलग था। बिल्कुल। इस संविधान को पत्थर की लकीर बनने से कैसे रोका गया? मतलब इसे अपडेट करने का मैकेनिज्म कहाँ से आया? किसी भी संविधान के जीवित रहने की ना सबसे बड़ी शर्त उसका लचीलापन होती है, और ये संजीवनी हमें मिली दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसे हम अनुच्छेद 368 के रूप में जानते हैं। हाँ, जो संसद को समय के साथ संविधान में बदलाव करने की ताकत देता है। लेकिन नोट्स में दक्षिण अफ्रीका वाले हिस्से में ना एक और पॉइंट है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो क्या? यहाँ लिखा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और यहाँ मुझे ना संविधान निर्माताओं की एकदम सर्जिकल अप्रोच साफ दिखाई दे रही है। हाँ, आप किस विरोधाभास की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो हमने आयरलैंड से लिया। लेकिन बाकी के जो सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से ले रहे हैं। हाँ? मतलब उन्होंने राज्यसभा नाम की एक ही संस्था को डिजाइन करने के लिए अलग अलग देशों के सबसे बेहतरीन पुर्जों को छांटा और उन्हें आपस में एकदम फिट कर दिया। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये कोई कटपेस जॉब नहीं था। उन्होंने हर एक प्रक्रिया को परखा, उन्हें जो हिस्सा जहां सबसे मुफीद लगा ना, उन्होंने बेझिझक उसे अपने सांचे में ढाला। और सिर्फ प्रक्रियाएं ही नहीं, उन्होंने दार्शनिक मूल्यों में भी यही संतुलन रखा। जैसे फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक ढांचा, मतलब देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल। और फ्रांस की क्रांति के वो अमर नारे, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, जो आज हमारी प्रस्तावना की आत्मा है। राइट। और दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस और अमेरिका से हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार तो ले लिए, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि इस आज़ादी के साथ ना कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए जी। इसलिए हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार लिया। ये तो एक वैचारिक संतुलन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब पूंजीवादी पश्चिम से हमने व्यक्ति के अधिकार लिए और समाजवादी पूर्व से समाज के प्रति नागरिक के कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। बिल्कुल। और अंत में ना एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद अहम कानूनी सिद्धांत है जो हमने जापान से लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस पर मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए।
अमेरिका के पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, राइट? जहां कोर्ट किसी भी कानून को सिर्फ इसलिए खारिज कर सकता है क्योंकि जजों को लगता है कि वो अनुचित है। तो हमने वो क्यों नहीं लिया? जापान का ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये कैसे अलग है? देखिए, ये ना विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को रोकने का एक शानदार तरीका है। अगर हम अमेरिका का ड्यू प्रोसेस अपना लेते तो हमारे जज एक तरह से सुपर लेजिस्लेटर बन जाते। मतलब संसद के ऊपर? हाँ, वे संसद के बनाए हर कानून को ना अपनी निजी समझ के हिसाब से खारिज कर सकते थे। जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि अगर संसद ने कोई कानून पूरी तरह से सही प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया है और उसे बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो कोर्ट उसमें आसानी से दखल नहीं देगा। अच्छा, ये न्यायपालिका को बहुत ज्यादा हावी होने से रोकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने 1935 के अधिनियम की मजबूत नींव पर ब्रिटेन से सरकार का इंजन लगाया, अमेरिका और न्यायपालिका को उस इंजन का ब्रेक बनाया, आयरलैंड से सरकार की हेडलाइट्स यानी दिशा तय की, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को शॉक एब्जॉर्बर बनाया ताकि राज्यों और केंद्र की गाड़ी एक साथ चलती रहे, जर्मनी से हमने आग बुझाने का सिस्टम सीखा, दक्षिण अफ्रीका से उस गाड़ी को अपडेट करने का टूल किट लिया, और फ्रांस और सोवियत संघ से हमने अपने सफर के नैतिक मूल्य तय किए। और इस पूरी प्रक्रिया को ना भारत की अपनी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों की भट्ठी में तपाकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जो आज 75 सालों बाद भी ना दुनिया के सबसे जटिल लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहा है। ये किसी भी मायने में उधार का थैला तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया भर के लोकतांत्रिक प्रयोगों, उनकी सफलताओं और उनकी गलतियों से सीखा गया एक कस्टमाइज्ड मास्टर क्लास है। लेकिन ना इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उभर कर आता है। वो क्या? हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 के दशक की दुनिया को देखा और जो सबसे बेहतरीन था उसे खुले दिमाग से स्वीकार किया। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी हमें वो बौद्धिक खुलापन बचा है? अगर आज के इस आधुनिक युग में हमें अपने संविधान में कोई बिल्कुल नया अध्याय जोड़ना पड़े, जैसे डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकार या क्लाइमेट चेंज से निपटने के नियम, तो क्या भारत आज भी दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ कानूनों से सीखने और उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालने को तैयार है, या फिर हम अपनी ही बनाई हुई व्यवस्थाओं के अहंकार में सिमट कर रह गए हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सिर्फ एक नागरिक के तौर पे ही नहीं, बल्कि अगली बार अपने फोन पर किसी नई ऐप का आई एग्री बटन दबाने से पहले या वोट डालने से पहले जरूर सोचना चाहिए। क्या हम आज भी उतने ही विजनरी हैं जितने हमारे संविधान निर्माता थे? आज की इस गहरी पड़ताल में